हमेशा बढ़ती तो है, लेकिन जनरली ऐसा बहुत सी बार देखा है जब मार्केट वैल्यू गिर भी जाती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बैंक ने तो क्या दी है भाई आपको, बैंक ने यहाँ पर आपको दी है सर्विस। तो इसमें बैंक का क्या फायदा, चलो इन फ्यूचर में अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तब तो बैंक का फायदा हो गया, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं चुका पाया तो इस चीज को वो बेच सकते हैं और पैसा डबल कर पाएंगे। बट इफ अगर इसकी प्राइस गिर गई तो बैंक क्या करेगी, उस पर्सन को तो नहीं बोलेगी भाई देख भाव गिर गया तू वापस ले ले, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने मॉर्गेज कराया है। भाई मार्केट वैल्यू कम हुई है, उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन की गलती तो नहीं है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे अगर आपको जितने की जरूरत हो, है ना, जैसे उसकी जो सिक्योरिटी वो 90,000 है, तो बैंक उसे उस पर्टिकुलर टाइम पे 80,000 एज अ लोन देगी, उसके अमाउंट से थोड़ा कम। इफ अगर इसे कितना चाहिए, इफ अगर इसे 1 लाख रुपीस चाहिए, तो एटलीस्ट इसकी सिक्योरिटी मोर देन, यू कैन से एज अ इट्स अ स्पेसिफिक वर्ड, मोर देन 1 लाख रुपीस होना चाहिए। मोर देन 1 लाख, वी कैन से एज 1,20,000 या 1,30,000 कुछ इस तरीके से अमाउंट होनी चाहिए, तभी बैंक उसे कितना 1 लाख का लोन देगी। करेक्ट। किस बेस पे मिलेगा बैंक में, भाई पहले तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, करेक्ट। स्पेसिफिक एक रीजन क्या होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी भी ऐसी हो कि भाई जो तू अमाउंट मांग रहा है, कल को अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं वो तेरी चीज बेच दूं, बेच के मेरा पैसा कमा लूं। तो क्या बैंक यहाँ पर बेचना और कमाना ही है, भाई उसने सर्विस दी है तो उसका इंटरेस्ट कहां से निकालेगी, उतनी चीज का इंटरेस्ट। तो इसीलिए बैंक क्या करती है कि उससे बड़ी अमाउंट मांगती है कि सिक्योरिटी मुझे इससे बड़ी अमाउंट दे, तब मैं तुझे इतनी पर्टिकुलर अमाउंट दे दूंगी। कल को अगर तू नहीं दे पाया तो विद इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। करेक्ट। ये एग्जांपल आपने किसका देखा, बैंक का। सेम टू सेम ऐसा एग्जांपल है ये वाला। यहां पर जो पर्सन था वो कौन हो गया, कंपनी। जो पर्सन है वो कौन हो गया, कंपनी। यहां पर बैंक की जगह सेबी नहीं है, बट जो रूल्स है, जो रूल्स है, और फाइनली इफ अगर हाँ आप एज अ शेयर डिक्लेयर कर सकते हो, उसका जो राइट है वो कौन देगा, सेबी। अगर सेबी को ठीक लगा तो वो एग्री करेगा कि हाँ चलो जान दो। तो यहां पर कंपनी को कितना चाहिए, 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, एज अ कैपिटल चाहिए। किसको, कंपनी को चाहिए। करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी किसके पास जाएगी, सेबी के पास, कि सर मुझे मेरी कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, है ना, एज अ कैपिटल चाहिए। सेबी बोलेगा भले कैसे 10 लाख रुपए चाहिए भाई, तो ये कंपनी वाला क्या बता सकता है कि सर मेरे पास पैसे थे, मैंने उससे मेरी कंपनी पूरी स्टार्ट कर दी, बट अभी कंपनी में और पैसा चाहिए जिससे मैं इसको और अच्छे से स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, सेबी बोलेगी भाई तुझे कितना पैसा चाहिए, सर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो एज अ मैं शेयर के थ्रू ले लूंगा, मैं लोगों को कुछ परसेंट की हिस्सेदारी दूंगा मेरी कंपनी में। करेक्ट। सेबी क्या बोलेगी, भाई कल को उठ के अगर तू पैसा लेके भाग गया तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ताकि कल को अगर तेरा लॉस भी हो जाए तो भी मैं मेरे जो शेयर होल्डर है ना, जो शेयर होल्डर है भाई उनको उनका पैसा दे सकूं, बराबर, उनको मैं उनका पैसा दे सकूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए भाई। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंपनी है, उस कंपनी को क्या करना होगा, सेबी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, है ना, कि जितनी अमाउंट ऐसी वो सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे इन फ्यूचर में सेबी कितना 10 लाख रुपए आराम से वसूल कर पाए। ऐसी क्या देनी होगी, ऐसी कोई भी उसके सिक्योरिटी देनी होगी। किसको, सेबी को। जैसे ये प्रोसेस हो गई उस पर्टिकुलर टाइम पे सेबी क्या करेगी, एग्री किया कि हाँ सिक्योरिटी तो है इसके पास, वहां पर वो डिक्लेयर हो जाएगा। दैट मींस जो भी पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी जो दी है ना, जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी किसको, सेबी को दी गई है, किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू। कंपनी ने किसको दी है, सेबी को सिक्योरिटी दी है, वही पर्टिकुलर सिक्योरिटी अब कंपनी कोई भी दूसरी जगह पर दिखा नहीं सकती कि मेरे पास ये भी एक सिक्योरिटी है। तो इसीलिए सेबी क्या करता है उस स्पेसिफिक टाइम पे कि कंपनी ने व्हाटएवर जो भी सिक्योरिटी दिखाई है
वो सिक्योरिटी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, और वी कैन से एज अ ओरिजिनल पेपर्स जो होते हैं, ओरिजिनल पेपर्स जो होते हैं वो किसके पास रख लेते हैं, भी अपने पास रख लेती है, ताकि कल को उठ के यही कंपनी सेम पता चले वो एक ही सिक्योरिटी के नाम पे 10 जगह से लोन लेके फिर रही, नहीं तो एक से दूसरा, तो ऐसे तो कोई भी कवर अप ही नहीं कर पाएगा, बराबर। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है भी अपने पास रख लेती है भाई। चलो प्रूफ है, कल को अगर कंपनी चली गई तो सेबी की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसके जितने भी शेयर होल्डर थे उन सबको वो पैसा चुका दे, बराबर। चलिए रही बात अब यहाँ पे कि शेयर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो कंपनी के शेयर थे, कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस हिसाब से शेयर, जैसे अगर जल्दी हो कि यार जल्दी है, थोड़ा जल्दी शेयर आ जाए तो, बराबर, तो 10 लाख रुपए है ना, कंपनी क्या करेगी कि भाई मुझे 100 रुपए के हिसाब से चाहिए, कंपनी क्या करेगी 100, मतलब उसे कितने मेंबर चाहिए, टोटल 100 मेंबर चाहिए, इसलिए डिवाइड तो इतने से हुआ है, तो मेंबर कितने चाहिए, दैट मींस वी कैन से शेयर होल्डर कितने चाहिए, 100 ही चाहिए, तो उससे डिवाइड कर देगी, दैट मींस कितनी रिमेनिंग अमाउंट बच गई अगर देखा जाए तो 10,000। इसका मतलब पर शेयर की जो वैल्यू है, और शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000 रुपए, एक शेयर की कीमत 10,000, तो ऐसे 100 लोग अगर ऐसे खरीदेंगे तो कंपनी को मिल गया उसका 10 लाख। अभी देखो कौन इस इतने पैसों को जो 10,000 रुपए लगा है, बहुत जन के पास होता है, ऐसा मत सोचना किसी के पास नहीं है, अरे बहुत है, करोड़ों रुपए डाले हुए, लेकिन अब ऐसे उनको होता है कि यार एक मिडिल क्लास वाला भी तो आए, मैं अमाउंट शॉर्ट कर देता हूँ, तो देखिए दिमाग कैसा लगाया जाता है, सेम अमाउंट तो क्या है 10 लाख रुपीस ही है, बट इस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, उसे 1 लाख मेंबर बना देगा। यहाँ पर क्या है, वो शेयर पर शेयर की जो प्राइस है, पर शेयर की प्राइस क्या रखा है, थोड़ी बड़ी रखता है। सेम उसी के कंपेयर में बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो पर शेयर की प्राइस क्या करती है, बहुत गिरी हुई रख देती है। डिवाइड किससे किया है 100, दैट मींस 10 रुपीस ईच, 10 रुपीस पर शेयर। तो भाई अभी अब बताओ कि 10 रुपए का शेयर है, इन्वेस्ट कर सकते हो, इस 10 रुपए का मतलब समझ में आ रहा है, शेयर का मतलब क्या हुआ कि भाई उस कंपनी में, उस कंपनी की अगर वैल्यू क्या है 10 लाख रुपए की उस कंपनी की वैल्यू है, और अगर आपके पास उसका एक शेयर है जिसकी कीमत है 10,000, दैट मींस उस कंपनी के इतने बड़े हिस्से में कोई एक इतना छोटा जो हिस्सा होगा जिसकी वैल्यू 10,000 होगी तो वो आपका है, बराबर। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी में जाकर खड़े हो जाओ कि ये मेरा हिस्सा है, मेरे को ऐसा नहीं करना, बराबर। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आप भी उसके क्या हो गए मेंबर, मेंबर दैट मींस यू कैन से एज अ वन काइंड ऑफ पार्टनर, है ना, आपकी, और वी कैन से एज अ ओनर ऑफ द फर्म, जो कैपिटल लाता है वो तो ओनर है, तो यही तो ला रहे हैं, दे आर द इन्वेस्टर, करेक्ट। तो इस तरीके से शेयर के ऊपर ये लोग काम करते हैं। आइदर पैसे तो आ गए, पैसे लाने के दो तरीके हैं, बड़ी अमाउंट में लाओ, छोटी अमाउंट में लाओ, करेक्ट। अब जो ये कंपनी ने ये अमाउंट निकाली है कि भाई मुझे तो इतने में चाहिए, है ना, मुझे पैसे कुछ इस तरीके से चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इट्स अ फेस वैल्यू। ये क्या है कंपनी की फेस वैल्यू, कि भाई मैंने शेयर कितने मांगे थे, एक था 10, फिर एक बोलेगा 10,000, ये फेस वैल्यू ना। अब कोई शेयर होल्डर इससे ज्यादा देके कि जैसे मालूम है कि अरे बहुत अच्छी कंपनी है, अरे मुझे तो इसके शेयर चाहिए यार, तो कंपनी को जाके बोलेगी अरे मुझे शेयर दे दो, कंपनी बोले अरे नहीं है यार, बस थोड़े से ही बचे हुए तो अब नहीं। सामने वाला ऐसा बोले कि मैं एक शेयर के 12 रुपए देता हूँ, मैं एक शेयर की कीमत 12 रुपए देता हूँ, अब मुझे दे दो, ऊपर रूल में पढ़ा था ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इफ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा फेस वैल्यू से अगर ज्यादा कीमत देने की कोशिश करेगा इस शेयर को खरीदने की, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर कंपनी में फिर एक्शन लिया जाएगा। चांसेस ऐसे है कि कितनी बार फॉर्म बंद भी हो जाए, करेक्ट। शेयर किस तरीके से आते हैं, मार्केट में कैसा चलता है, क्लियर। यहाँ पर आपको सब चीज क्लियर होनी चाहिए। कल को कोई ऐसा नहीं कि आपसे पूछे तो आपको पता ही नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट है हम लोग। चलिए नाउ ये क्या है आपके डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड दी प्राइवेट कंपनी, जो सेम हमने देखा है उसी के अंदर। जैसे मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए पब्लिक में, प्राइवेट में 2। मैक्सिमम नंबर इन पब्लिक सेक्टर दे आर अनलिमिटेड। नाउ इन द प्राइवेट कंपनी इट्स 50 मेंबर बोला गया है। ये मेंबर वो नहीं है कौन से
शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी के अंदर के जो मेंबर है, दैट मींस उधर पार्टनर जैसे, ये जस्ट लाइक सेम वैसा है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। ये चार जो दिख रहे हैं ना आपको बेसिकली, ये चार, इस चार में से देखना बहुत से क्वेश्चन आएंगे। ये चार ऐसा है, ये जो है ना, इन चार पॉइंट जो इनमें से क्वेश्चन हर बार निकल के आता है। बहुत जन कंफ्यूज होता है, अरे 7 था या 2 था, गई घड़ी, बस इतना ही है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेम वर्ड लिमिटेड यूज करते हैं, यहाँ पर भी प्राइवेट लिमिटेड यूज किया जाता है। एट द एंड ऑफ, है ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, एंड इनविटेशन ऑफ पब्लिक, पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती। ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि भाई आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने शेयर नहीं बेच सकते। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में होता है ना, सेविंग अकाउंट में, कि पर मंथ आप मोर देन 25,000 का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर शेयर में। देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 3 बोला गया है। क्या बोला है? एटलीस्ट 3, मतलब 3 तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझना, क्या बोला है? एटलीस्ट, बराबर, कि भाई कम से कम 3 तो चाहिए, 3 से ज्यादा देखा जाएगा लेकिन 3 तो चाहिए। प्राइवेट में बोला गया कि एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। देन मिनिमम कैपिटल कितना होगा? पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख, प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपीस। चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। So fill in the blanks. The minimum number of member in public limited company is, आगे कंफ्यूजन एकदम, देखिए 2, 5, 7, बहुत कंफ्यूजन हो गया कि यार इस पर्टिकुलर टाइम पे कितने मेंबर होने चाहिए। You can say the 7, कितने होने चाहिए? 7। चलिए आगे ये आंसर हमारा 7। Then a government company is one in which not less than 51%, ये अच्छे से पता है ना, 51% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा जरूर है। Then the minimum paid up capital of a private limited company is 1 lakh rupees, correct? 1 लाख रुपए। A foreign company is one which is incorporated in India, outside India, जल्दी से बताइए, in India होगा या outside? A foreign company is one which is incorporated, we can say as a outside India, correct? It's an outside India। चलिए now name the type of company in which the following cases। चलिए कंपनी का आपको नाम बताना कि कौन सी कंपनी है, इधर प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, आर्टिफिशियल, तो आपको बताने होंगे। चलिए now a company that imposes restriction on transfer of its share by its articles of association, restriction on transfer of share, That means specific restriction है। तो भाई हमने किस में देखा था कि शेयर्स को बेचना और खरीदने में, सपोज कुछ ट्रांसफर करने में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है। कौन? ये तो प्राइवेट कंपनी लगाती है ना। कौन होता है ये? प्राइवेट कंपनी में ही पॉसिबल है, बराबर। देन कंपनी विद अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन इट्स शेयर, तो द कंपनी व्हिच इज पेड बाय शेयर, company limited by share, second one, correct? Then a company formed by special act enacted by parliament or a state legislature। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत सी जगह देखने मिल सकता है, करेक्ट? क्योंकि स्पेशल एक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। जनरली एग्जाम में या आपके कॉमर्स के रिगार्डिंग कहीं इंटरव्यू में भी जाओ ना, तब कितनी बार पूछ लेते हैं कि स्पेशल एक्ट के रिगार्डिंग कोई आपको पता है क्या होता है, कब स्पेशल एक्ट दिया जाता है, और ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जो स्पेशल एक्ट में आती है, करेक्ट? स्पेशल एक्ट किसके थ्रू आता है ये भी पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में, और वी कैन से एज अ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू स्पेशल एक्ट बनता है और उसके अंदर कंपनियां आती हैं, है ना। तो किसके अंदर? स्टैट्यूटरी, वी कैन से एज अ स्टैट्यूटरी कंपनी होती है वो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन a company not having any limit on the liability of its member, no limit liability है यहाँ पे, बराबर, अनलिमिटेड, सीधी सी बात है, जिसकी लिमिट ही नहीं है तो वो क्या हो गया? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी,
है ना, बहुत ही क्लियर शब्दों में दिया हुआ था ना, नॉट हैविंग एनी लिमिट, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। देन अ कंपनी व्हिच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, जल्दी से बताओ, अ कंपनी व्हिच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कंट्रोल करती है, बता रहे पेरेंट्स चाइल्ड, सो इट्स अ होल्डिंग कंपनी, करेक्ट, इट्स एन होल्डिंग कंपनी, सही है। चलो जस्ट अ सेकेंड, now 26.3 shares meaning and its kind. A joint stock company divides its capital into units of equal denomination. So each unit is called share. अभी जो आपको मैंने समझाया शेयर के रिगार्डिंग कि शेयर किस तरीके से बनता है, करेक्ट, ये वही है ना, किस तरीके से आप उसे डिवाइड करते हो तो पर शेयर की वैल्यू निकालते हैं, करेक्ट, ये वही चीज है। These unit shares are offered for sale to raise capital. सीधी सी बात है कि जितने शेयर बिकते जाएंगे उतना कैपिटल इन्वेस्ट होता जाएगा। This is termed as issuing shares. A person who buys shares or shares of a company is called shareholder. Correct? याद रखना, shareholder की definition मिल गई है। And by acquiring share or shares in the company, he will she become one of the member of the company. यहाँ पर आप ऐसा डाउट मत लाना कि सर हमने तो देखा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कि स्पेसिफिक मेंबर तो लिमिटेड बताए हुए हैं, है ना, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये शेयर के रिगार्डिंग है तो शेयर होल्डर अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड दैट मींस ये डिपेंड करेगा कंपनी पे कि कंपनी को कितने स्पेसिफिक चाहिए, बराबर, ये उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो चलिए मैं सिर्फ 10 लाख की एक अमाउंट दे रहा हूँ, बाकी जो कंपनियां हैं उनके अंदर मे बी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनके से नंबर ऑफ शेयर्स क्या बढ़ जाते हैं, है ना। जनरली क्या करते हैं, कंपनी इतने बड़े अमाउंट पे शेयर नहीं रखती है, रीजन क्योंकि कल को उठ के अगर ये 100 में से किसी 40 लोग ने भी अगर अपना मन बदल दिया तो सीधा कंपनी के 4 लाख रुपए पे फर्क पड़ जाएगा। 10 लाख है उसमें 40% चलेगा, डेट मींस 4 लाख का नुकसान एक झटके में। हाँ, अगर सेम सिचुएशन अगर यहाँ पर होती है, 1 लाख है इसमें से अगर 40 जन भी चले गए तो फर्क क्या पड़ा, 40 रुपए, कितने, 400 रुपए 10 रुपए के एक शेयर 40 लोग चले गए 1 लाख में से तो 400 रुपए का फर्क होगा, कोई फर्क पड़ेगा। 10 लाख रुपए में से सिर्फ 400 रुपए अगर चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र में से 2 बूंद क्या 2 लोटा पानी निकाल लिया ऐसा होगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जनरली कंपनी शॉर्ट अमाउंट में शेयर रखती है, डिपेंड करता है उनके जिनने उनको जितना कैपिटल चाहिए उसके रिगार्डिंग। यहाँ 10 लाख इसलिए कंपनी में 10 रुपए बहुत नॉमिनल अमाउंट है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे ना उतना कंपनी को बेनिफिट है। कल को अगर इनमें से कितनों का मन बदल गया, 1 लाख लोग इतना जल्दी थोड़ी बदलेगा, कुछ होंगे नहीं कुछ होंगे हाँ, लेकिन जितने कम रखेंगे तो भाई अगर मिली जुली सरकार हो गई और गए तो कंपनी झटके में रास्ते पे आ जाएगी, बराबर। चलिए देखना होगा आप लोग, देखना अगर कुछ थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पे जाके देख सकते हो, है ना। बाकी स्पेसिफिक आपको अभी फिलहाल आपके रिगार्डिंग इस चैप्टर में जितना है उतना ही स्टडी करना है, एडिशनल कुछ नहीं है। एडिशनल देखना हो तो आपके नॉलेज पर्पस के लिए वो होगा, है ना। Then thus the share is an indivisible unit of capital. It expresses the proprietary relationship between the company and the shareholder. The denominated value of shares is its face value, है ना। किसके डिनोट करते हो अपने फेस वैल्यू को। So the total capital of a company is divided into number of shares. Correct? यही चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, यही चीज देख चुके हैं। चलिए then kinds of share. So there are basically according to Companies Act a company can issue the following types of shares. कंपनी इशू कर सकती है कैसे, either वो होते हैं preference share और we can say second one is the equity share। अब ऐसा नहीं कि यहाँ दो ही, एक और होता है डिबेंचर शेयर, बट as per your knowledge यहाँ पर आपको दो स्पेसिफिक बताए गए, कौन से, preference share and the second one is equity share, है ना। याद रखना काइंड ऑफ कितने तरह के शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड दी इक्विटी शेयर। दो में डिफरेंस क्या है, चलिए कुछ तो डिफरेंस होगा तभी यहाँ पर बताया गया।
So here preference share isn't share. A share preference share is one which carries following preferential right over other types of shares called equity share in regards to following payment of dividend, repayment of capital at the time of winding up of the company. करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर आप समझो, मैं आपको कुछ स्पेसिफिकली बताऊं तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, है ना, देखिए इतना आपकी बुक में तो डीप में दिया नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ रीजन, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। शॉर्ट में समझा देता हूँ। करेक्ट, प्रेफरेंस शेयर है ना अभी तो फिलहाल, हाँ प्रेफरेंस शेयर की गाड़ी। देखिए प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, कंपनी दो शेयर जनरेट करती है, आइदर होता है, एक तो होता है इक्विटी शेयर एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो ये दो में फर्क है, जनरली आप यही समझ लेना, देन हम थियरी पोर्शन पढ़ लेंगे। प्रेफरेंस शेयर के अंदर कंपनियां उस इंस्टीट्यूट को देती है ना। इसके अंदर कैसे आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट आ जाते हैं कितने ही, देन ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, देन गवर्नमेंट सेक्टर के भी कितने आ जाते हैं इसके अंदर। उन सभी को क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर मिल जाता है। ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर अगर हमें चाहिए तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल अगर पर्सन को अगर कोई चाहिए, पर्सन को चाहिए तो उसे एज अ शेयर होल्डर बन के ही कंपनी में कुछ परसेंट शेयर मिलेंगे। तो उसे वो किस में मिलेगा, उसे भाई वो मिलेगा इक्विटी शेयर। करेक्ट, हमें अगर कुछ चाहिए तो वो किसे मिलता है, इक्विटी शेयर हमारे लिए है। और अगर बोलते हैं ना कि ये संस्था है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उस टाइम पे यहां पर एक पर्टिकुलर कौन है, एक पर्सन ले रहा है। और यहां पर अगर देखा जाए तो वी कैन से एज अ आर्टिफिशियल बॉडी बोल सकते हैं आप लोग ये, और वी कैन से एज अ इंस्टीट्यूशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन ने बनाया है। बट जो सॉरी इस कंपनी की जो शेयर है तो वो कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने नाम पे नहीं ले रहा है, वो किसके बेस पे ले रहा है कि कल को उठ के अगर वो चला भी गया तो भी ये पैसा किसका होगा, उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, या गवर्नमेंट की किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का। करेक्ट है ना। तो जब भी इन फ्यूचर में अगर समझो कि कंपनी अगर बंद हो रही है ना, वी कैन से एज अ वाइंडिंग अप, बराबर। अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले, जैसे हमारे क्रेडिटर ने सबको पैसा दे दिया, हमने जिस तरह देखा था डिसॉल्यूशन के अंदर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पैसा देने की बात आए तो अब आपको ऐसा होगा कि इन दोनों में से सबसे पहले किसका, वो जैसे बचपन में होता है ना, पहले में बस वैसा, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर, इन्हें इनका पूरा पैसा दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो बचता है वो मिलता है इक्विटी शेयर। अब यहां पर ऐसा मत सोचना कि यार पूरा पैसा इन्हीं को मिल गया तो हमको क्या मिलेगा। कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जिसके पास से जितना पैसा लिया था उतना ही सूद समेत वापस करे, उतना ही। 100 रुपए लिए थे तो 99 रुपीज भी नहीं दे सकती, 100 लिया था ना, 100 रुपीज वापस कर, उतना ही देना पड़ेगा। ये एज पर गवर्नमेंट का रूल। अगर कंपनी नहीं दे पाती है तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर करती है। करेक्ट, देन कंपनी, जिसकी पूरी कंपनी बेच के भी पैसा तो चुकाना पड़ेगा। अगर समझो कंपनी बेच के पैसा नहीं चुका रहे तो भाई जिसकी ये कंपनी थी, है ना, जिस पर्सन की ये कंपनी थी, उसे अपनी क्या करनी पड़ेगी, जितनी भी पर्सनल एसेट है, जितनी भी पर्सनल एसेट है, समझो मतलब उसका घर, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी जितनी भी हो, भाई वो कुछ भी कर बेच, लेकिन इनको इनका पैसा चुका। इन शॉर्ट तेरे कंपनी के नाम से, आपकी कंपनी के नाम से इफ अगर कहीं पर भी लायबिलिटी अगर दिख रही है, कहीं पर भी लायबिलिटी दिख रही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि उसे सेट ऑफ करो। बराबर, कंपनी बेच के करो या कहीं से भी करो, कोर्ट को उससे लेना देना नहीं। कोर्ट सिर्फ एक चीज देखती है कि भाई लायबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। बराबर, फिर वो आप भले कंपनी बेचो, अपना घर बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, गाड़ी बेचो, कुछ भी करो, लायबिलिटी क्लियर करो, दैट्स इट। तो कोर्ट का यही कि भाई जब इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया
बराबर। तो चलो भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर एक रिसेशन है कि चलो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लेकिन लॉस तो नहीं होना चाहिए, बराबर, तो उन्हें लॉस भी नहीं होना चाहिए। ये किसका नजरिया है? कोर्ट के थ्रू नजरिया है, बराबर। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर कभी इन्वेस्ट करते ना तो बेफिक्र है कि भाई कल कोर्ट की कंपनी चली भी गई तो जितना, याद रखना फेस वैल्यू, जितनी उसकी फेस वैल्यू थी, है ना, जितनी उसकी फेस वैल्यू थी, जैसे बहुत से आपने कंपनियां देखी होगी कि जिसके अंदर उसकी मतलब फेस वैल्यू ये थी, है ना, कंपनी ने इतने पे किया था, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, शेयर मार्केट है, ये भाव बढ़ता जाता है, 10 रुपए का शेयर फिर कुछ सालों के बाद 100 रुपए में मिलता है, और कितनी बार 10,000 वाला शेयर 100 रुपए में मिल जाता है, बराबर। कल को अगर कंपनी बंद होगी तो जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये शेयर थे, तो कंपनी ने कितना फेस वैल्यू थी भाई, इसकी 10,000 थी, तो कंपनी उसको उतने ही पैसे देगी, भाई ले तेरे 10,000, कंपनी बंद हो रही है। सेम यही इस टाइम पर अगर कंपनी का एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, लेकिन कंपनी बंद हो रही है, किस बेस पे पैसा देगी कंपनी, भाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो भाई इतना पैसा दूंगा। भाई ये तो फिर जो शेयर की प्राइस है ये किस तरीके से ऊपर नीचे होती है, जैसे आप खरीदते बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, बराबर, तो उस टाइम पे उसका भाव चेंज होता जाता रहता है, करेक्ट। अभी यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझा देता मैं, लेकिन क्या हमारा ये चैप्टर शेयर्स के रिगार्डिंग नहीं है, अदरवाइज शेयर स्टॉक मार्केट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर उसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया है ना। मेरे हिसाब से आप देखिए सभी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप सबको एटलीस्ट ये चीजें तो पता होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करो या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, लेकिन एज अ स्टूडेंट और एज अ न्यू जनरेशन तो आपको हर एक चीज का नॉलेज जरूर होना चाहिए। कल को उठ के ये नहीं कि यार मुझे नहीं पता है, अगर आप उसी फील्ड से बिलोंग करते हो और आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, देन आपका इतना पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या रहा, करेक्ट। आप ही की फील्ड है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, भले इन्वेस्टमेंट करने नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ पता करो कि क्या होता है ना, अपने थोड़े बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम इन्वेस्ट करो इसमें। चलिए वही सारी चीज पता ही होगी, रीपेमेंट, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, such type of shareholder have propriety in their payment of dividend before any other class of shareholder get their payment of dividend. The rate of dividend of such share are predetermined. Then there it's an equity share, बराबर। So equity share, all shares which are not preferential share are equity share, simple समझा दिया। Holder of this share receive dividend out of the profit of the company after the payment of dividend has been made to the preference shareholder. डिविडेंड का मतलब तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। डिविडेंड क्या होता है, जैसे ये कंपनी का बताया गया था इसमें, है ना, प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग और इक्विटी। अब समझो कि अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को क्या हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जैसे आपने कोई भी स्पेसिफिक जगह पर देखते हो प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, बांटो ना, बांट के खाओ तो और अच्छा है। क्यों बांटने का बोलती है, ताकि हम जितना लोगों को देंगे उनका विश्वास और हम पे बनेगा, तो वो और कैपिटल जनरेट करेंगे। रीजन, क्योंकि चलो अब जैसे कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी इंसान है ना सक्सेस की तरफ बढ़ता है, ये सीढ़ी होती है सक्सेस की, करेक्ट। अब सीढ़ी पर देखना सर, सीढ़ी टेढ़ी हो गई वो मत देखना, लेकिन एक जर्नी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट यहाँ पर होता है, देन अगर प्रॉफिट करता जा रहा है तो ऊपर जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ह्यूज अमाउंट का क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, बराबर। अभी चलो आपने अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं, कुछ उस पर आपको ना रिटर्न मिल रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई फायदा ही नहीं, तो आप उस जगह पर इन्वेस्ट करोगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, मन में एक चीज है, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं अगर इन्वेस्ट भी करूं तो इसमें मेरा क्या फायदा, करेक्ट। तो सेम यही चीज ना हो किसको, उनके शेयर होल्डर को, है ना। इसके अंदर इक्विटी भी आ गए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ गए, करेक्ट। इसलिए मैंने शेयर होल्डर लिखा है और यू कैन राइट एज अ ओनली होल्डर। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है ना, जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी डिपेंड करेगा उनके परसेंटेज रेशियो पे, या वी कैन से एज अ रेशियो के बेसिस पे, करेक्ट। जैसे चलो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मजाक नहीं, क्योंकि सच में इतना, क्योंकि अरबों रुपए कंपनी होती है, प्रॉफिट भी होता है। इतना प्रॉफिट हुआ है तो हमारे पास दो है, एक तो प्रेफरेंस शेयर, एक क्या है, इक्विटी।
करेक्ट। अब इसके अंदर भी अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले फिर से किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर, बराबर। जितना पहले परसेंटेज है, सपोज इनका ऐसा रखा होगा कि भाई इन्हें कितना मिलना चाहिए, 40% इनको मिलना चाहिए, और बाकी का जो है वो किनको मिलना चाहिए, बाकी का 40% इनको मिलना चाहिए। ये पहले से डिसाइड करा हुआ है। चलिए, तो दैट मींस अब 10,000 करोड़ का 40% अगर किया जाए, कितना यहां पर बोल रहा हूं 40%, दैट मींस 4,000 करोड़ किसको दिए जाएंगे? ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा समझना मत कि इस तरीके से होता है, आपको सिर्फ समझाने के तौर से बता रहा हूं। किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। चलिए, अब बचा कितना? 6,000 करोड़। कितना बच गया? 6,000 करोड़। अब इस 6,000 करोड़ में से 40% किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर को। दैट मींस 2,400 करोड़ रुपए किन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में। अब इसके बाद के जो पैसे है ना, 4,000 इधर चले गए, बाकी के इधर चले गए। दैट मींस अब रिमेनिंग कितने बचे? मेरे ख्याल से 2, 5, 6, दैट मींस 36,000 है ना। इट मींस 3600, वी कैन से 3,600 करोड़ जो होंगे वो अब किसके पास होंगे? वो कंपनी अपने पास रखेगी। और क्या बोल सकती है? कंपनी प्रॉफिट। प्रॉफिट तो पूरा इतना ही हुआ था, लेकिन मिल बैठ के खाएंगे तब होगा। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी बोलेगी यार और प्रॉफिट करना है, मतलब और बिजनेस आगे बढ़ाना है, भाई कैपिटल चाहिए, तो कंपनी और शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी। तो सीधी सी बात है, जब लोग देख रहे कि यार देखिए अब इन लोगों को ये जो चीज मिल रही है ना, ये जो रिटर्न मिल रहा है, किसी एक पर्सन को इतना नहीं मिलता है, डिवाइड एज पर जितने शेयर है उसमें से लंबी प्रोसेस है, डिवाइड कर शॉर्ट करके मिलता है ना। तो इनको जो चीज मिल रही है ये प्रॉफिट नहीं कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है इनको जो मिल रहा है, बराबर। अब कंपनी को कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो कंपनी को फिर से क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए भाई। कंपनी अपने पास का सब चीज नहीं लगाएगी, अपना प्रॉफिट तो डाल देगी ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं लगा, वो फिर से कैपिटल जनरेट करवाएगी। अब लोगों के दिमाग में मेंटालिटी है कि यार कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कर रही है, पैसा लगाते हैं, नो डाउट फ्यूचर में रिटर्न तो मिलेगा ही, फिर से लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके देखा, कोई भी एक कंपनी होती है ना, वो जैसे प्रॉफिट करते जाती है, वो और कितनी सारी कंपनियां खोलती जाती है। कोई भी आप कंपनी देखो स्पेसिफिकली, है ना, वो अपना क्या करती है? बिजनेस बढ़ाते ही जाती है। जैसे कोका कोला स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था, बराबर, वो आया था कांच की बोतल में, कांच की बोतल से बोतल में आया, देन कैन में आ गया, देन इतने 5 लीटर वाली 3 लीटर वाली बोतल में आ गया, कैन्स में आ रहा है ना। धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट कर रही है कंपनी, न्यूली चेंजेस लेके आती रहती है, बराबर है ना। चलो, ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल है जो आपके बहुत ही ज्यादा काम के, बराबर। पता चला कि किस तरीके से डिविडेंड मिल रहा है। अदरवाइज शेयर मार्केट का हो तो इसमें तो बहुत मजा आ जाए, दैट आई लव शेयर मार्केट। चलिए, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, इट्स डिविडेंड रेट कैन चेंज फ्रॉम एवरी ईयर, है ना। देखिए डिविडेंड का जो रेट है, अब आपको समझ सर डिविडेंड किस बेस पे मिलता है? आइदर यू कैन से एज अ लंप सम अमाउंट, है ना। लंप सम मतलब एक अंदाजत होता है कि भाई कितना भी प्रॉफिट हो 10 रुपए दे देंगे, 50 रुपए हो जाएगा, या वी कैन एक्सेट्रा कुछ भी हो। और अदरवाइज क्या होता है? कंपनी परसेंटेज पे देती है ना। जनरली होता है 0.04%, 4%, 10%, वहां पर 40% मैंने सिर्फ एग्जांपल पे दिया था, ऐसी कोई कंपनी ने 40% देगी भाई, बहुत ज्यादा हो गया वो। सिर्फ एक बिगर अमाउंट आपको देखने मिली अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए आपको बताया गया था। जनरली डिविडेंड इतने ही रेट में होता है ना। ज्यादातर मे बी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 पॉइंट समथिंग, 0.012, इट कम्स एज 10 और मे बी एक्सेट्रा, इससे ज्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है। बोलते हैं ना कितना दिलदार इंसान है, लो डिविडेंड लो, उस पर डिपेंड करेगा बाकी, है ना। 10 Next one, in the event of winding up of company, the repayment of capital to equity shareholder is made at last. बता दिया आपको, they are the real owner of the company. Who are the real owner of the company? Equity shareholder are the real owner of the company. MCQs में आने जैसा क्वेश्चन है। Equity shareholder have the right to elect a director of the company, and the equity shareholder are permanent source of capital. Correct? देखिए अब यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि सर इक्विटी शेयर होल्डर को देखो ना तो पैसा जल्दी मिलता है ना कुछ होता है, तो इक्विटी शेयर हम क्यों लें?
अब यहाँ पर आपको इसके जो डिसएडवांटेज देखे, फायदे भी देखो। फायदे क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर अपने हिसाब से जो बात करनी है वो कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर वाला वो चीज नहीं कर सकता। नहीं, इफ अगर कंपनी के अंदर इलेक्शन होते हैं, कंपनी के भी इलेक्शन होते हैं जो डायरेक्टर सिलेक्ट करना होता है, तो उसके अंदर हर एक इक्विटी शेयर जिसने जितने शेयर लिए होंगे, एक पर्सन एक पर्टिकुलर शेयर वोट डाल सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग राइट है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में अपना कोई डिसीजन देना हो या कोई सजेशन देना वो दे सकता है। प्रेफरेंस शेयर वाले को बोले मैं तो चुपचाप बैठो, जैसे पूछा नहीं, जिसको पैसा मिल रहा है बस चुपचाप बैठो, उनको कुछ नहीं। सारी चीजें किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से बात की जाती है। इसीलिए देखिए सारे डिसीजन उसके, जो चीज वो सोचेगा वो सब उसका। इसीलिए क्या बोला गया, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। वो जैसा चाहे वो न्यू चीज इंट्रोड्यूस करनी है, नहीं करनी है, क्या सर्टेन चेंजेस करनी चाहिए, ये सारे चीज की बात और डिसीजन कौन कर सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर। डायरेक्टर की सिलेक्ट किस में से किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर में से। प्रेफरेंस शेयर वाली जो सिर्फ है उन्हें क्या होता है, बस तुम लेकर रख लो, प्रॉफिट होगा तुम्हें दे दिया जाए, दैट्स इट, और उन्हें कुछ नहीं करना है, ना बोर्ड मीटिंग में आना है, ना कोई सजेशन देना है, ना कोई वोटिंग राइट, कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि यार दोनों साइड मतलब आपका नुकसान ही है और ऐसा है, बराबर। चलिए इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के ये हमारे क्या है, डिफरेंस है, करेक्ट। तो ये सारी चीज की डिफरेंस आप पढ़ लेना, एग्जाम में देखने मिल सकते हैं आपको, है ना, तो अच्छे से उसे देख लेना।